जंगल जंगल खबर उड़ी है, पता चला है ट्रंप ताऊ पगला गया है। पिछले हफ्ते ईरान वॉर पर हुई मीटिंग में ट्रंप ने चीढ़ कर पूछा कि ऐसा क्या है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम शिप्स निकाल नहीं पा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में एयरक्राफ्ट पे एयरक्राफ्ट गंवा चुके जनरल डैन केन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ने साफ साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नेक इतनी डेंजरस है कि एक इरानियन सिपाही या कोई फिदाइन सुसाइड अटैकर अगर एक मामूली सी स्पीड बोट में मिसाइल लेकर वहां पे आ जाए तो आप टैंकर को उतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते। ये एक्सचेंज दर्शाता है कि अंकल सैम यानी ताऊ ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं। उन्हें पहले से इस वॉर के बारे में सही ब्रीफिंग नहीं थी या जानबूझकर गुमराह किया गया। जिस वॉर को वो 3 दिन में खत्म करने की बात कर रहे थे, उसके 3 हफ्ते और चलने की बात वो खुद एक प्रेस ब्रीफिंग में कह चुके हैं। क्या ट्रंप को अंदाजा है कि उनका वॉर कंटिन्यू करना अब बेकार है? रिजीम चेंज तो नहीं हो पाया, लेकिन मिड टर्म्स हारने की नौबत आ गई है। यूएई और सऊदी अरब कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी की गारंटी लेने वाले ने हमें ईरान के हमले में अकेला छोड़ दिया। क्या ट्रंप ईरान वॉर ऑलरेडी हार चुके हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना भी हैं, तब भी आपको ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता ही होगा। इंडियंस के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट कई तरह की परेशानियां लेकर आई है। ईरान एक ब्रिक्स प्लस कंट्री है और इस साल भारत के पास ब्रिक्स प्लस की प्रेसिडेंसी है। साथ ही भारत ही वो देश था जिसके कहने पर ईरान को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। ऐसे में दुनिया भारत से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। स्टेटमेंट आई भी, लेकिन वो ईरान के पक्ष में नहीं थी। अमेरिका के हमलों के बाद जब ईरान ने यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर समेत गल्फ रीजन के बाकी देशों को अटैक किया, तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी निंदा की और साथ ही 11 मार्च 2026 को ईरान के हमलों को कंडेम करने वाले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को भी भारत ने सपोर्ट कर दिया। आज ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ चुकी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे एक मेजर चेक पॉइंट को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% ग्लोबल ट्रेड ट्रैफिक गुजरता है। ईरान का कहना है कि अब वो कंट्रोल करेगा कि वहां से कौन सी शिप्स पास होगी। ऐसे में आज भारत के अलग अलग कोनों से गैस शॉर्टेज की खबरें आ रही है और लोग गैस एजेंसीज के सामने लंबी लंबी लाइंस लगाए खड़े हैं। खैर, ट्रंप पर लौटे तो 27 फरवरी के दिन जब ट्रंप ने इजराइल के साथ ईरान पर इस जॉइंट अटैक को हरी झंडी दी, तो उनका मानना था कि 2 से 3 दिन में इस कॉन्फ्लिक्ट का निपटना हो जाएगा। उनका प्लान सिंपल था, किसी भी तरह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि ईरान की सरकार कमजोर हो जाए और लोग सड़कों पर आकर अपनी सरकार का तख्ता अलट पुलट कर दे। शुरुआती तौर पर उनका ये प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ भी रहा था, खासकर तब जब उन्होंने 28 फरवरी के दिन एक अटैक में आयतुल्लाह खमेनी और उनके परिवार के कुछ लोगों समेत कई टॉप IRGC कमांडर्स को भी मार गिराया। लेकिन फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। अमेरिका के हमले में एक गर्ल्स स्कूल को भी टारगेट किया गया, जिसमें 160 प्लस से ज्यादा स्कूल जाती बच्चियों की मौत हो गई। ईरान के लोग सड़कों पर तो उतरे, लेकिन अपने सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। वो जंग जो 3 दिन में खत्म होने वाली थी, उसे अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। जंग में कौन जीत या हार रहा है, उसका फैसला इस बात से होता है कि कौन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहा है। डीमोनेटाइजेशन की तरह ट्रंप भी रोज आकर इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स बदल देते हैं। कभी वो कहते हैं कि इस वॉर का मकसद रिजीम चेंज था, तो कभी कहते हैं कि इस वॉर का मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकना था। ट्रंप
बेशरम आदमी है, इसलिए उन्हें ये एडमिट करने में भी कोई झिझक नहीं होती कि वो ईरान का तेल भी लूटना चाहता है, लेकिन असल प्लान तो कुछ और ही था। ये बात अब जब जाहिर हो चुकी है कि ट्रंप की डोर बीबी नेतन्याहू के हाथ में है और नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है। आपको याद होगा कि हमास के अक्टूबर 7 अटैक से पहले नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में मास प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनकी फार राइट कोalition गवर्नमेंट प्रेशर में थी और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है। उस दिन के बाद से अब तक इजराइल किसी ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज है ताकि इजरायली पब्लिक एक बार फिर से नेतन्याहू की साइड हो जाए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्टूबर 7 ना होता तो आईसीसी को नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट ना निकालना पड़ता, वो ऑलरेडी जेल में होते। नेतन्याहू ने एक चीज भांप ली थी कि इजराइल का सबसे रिलायबल पार्टनर इस वक्त अमेरिका है, जिसके पॉलिटिशियंस को एपैक जैसी संस्थाओं के जरिए इजराइल ने बहुत इलेक्शन फंड दिया है। इजरायली मामलों पर तो लगभग खरीद ही लिया है। आप देखिए, एपैक फंडेड डेमोक्रेट्स ने भी उनका खास विरोध नहीं किया, वो इस वॉर के खिलाफ नहीं है। लेकिन बीते कुछ वक्त में अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक मेजर बदलाव ये आया है कि आम लोग स्पेशली यंग वोटर्स इजराइल के इस खेल को समझ गए थे। इसलिए एपैक ये बाकी इजरायली ग्रुप से फंडिंग लेने वाले पॉलिटिशियंस के लिए सपोर्ट गैदर करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन केस के सामने आने के बाद ये भी स्पेकुलेट किया जाने लगा कि एप्स्टीन एक मोसाद एजेंट था और उसके जरिए इजराइल अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिकन पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रहा था। इस तरह के एंटी इजराइल सेंटिमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम है, जो एक प्रो इजराइल पॉलिटिशियन माने जाते हैं। लेकिन हाल में ही जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2028 की प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में इजराइल को एक अपार्थाइड स्टेट तक कह दिया। यही वजह है कि इजराइल समझ गया है कि ट्रंप सरकार वो आखिरी सरकार है जो पूरी तरह प्रो इजराइल है और उनके पास ये आखिरी मौका है मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का। अगर आप मिडिल ईस्ट रीजन को देखें तो ईरान के अलावा बाकी मेजर कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई सब अमेरिका के एलाइज हैं और कभी भी इजराइल को चैलेंज नहीं करेंगे। ऐसे में ईरान ही अकेला ऐसा मुल्क है जो इस रीजन में उन्हें चैलेंज कर सकता है। इजराइल का पूरा फोकस इसी बात पर है कि ट्रंप के सेकंड टर्म खत्म होने से पहले ईरान को भी सबज्यू कर दिया जाए ताकि वो इजराइल के लिए दोबारा खतरा ना बन सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी ये आखिरी टर्म है और इसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसलिए ट्रंप भी चाहते हैं कि वो व्हाइट हाउस से जाते जाते अपने फैमिली बिजनेस को जितना फायदा पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। आपको याद होगा कि गाजा के रीडेवलपमेंट प्लान इसी तरह की एक कोशिश थी। एक और इंटरेस्टिंग थ्रेड जो हमें मिलती है वो है इजराइल का थर्ड टेंपल के साथ ऑब्सेशन। शायद आपने जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क के बारे में सुना होगा। यहाँ पर करीब 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने एक टेंपल बनवाया था जो जूइश फेथ का एक सेंट्रल पिलर है। माना जाता है कि 40 साल रेगिस्तान में भटकने के बाद जब जूस जेरूसलम पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टेंपल बनवाया और उसी में आर्क ऑफ कॉन्वेंट को रख दिया। आर्क ऑफ कॉन्वेंट एक संदूक है जिसके अंदर वो टैबलेट रखा गया है जिसमें मोसेस को दिए गए 10 कमांडमेंट्स हैं। इस फर्स्ट टेंपल को बेबीलोन्स द्वारा 586 BCE में तबाह कर दिया गया था और यहाँ रहने वाले जूस को भी इस रीजन से निकाल दिया गया था। इसके बाद आयरॉनिकली पर्शिया यानी आज के ईरान के राजा साइरस द ग्रेट 538 BCE ने जूस को बेबीलोनियंस के चंगुल से आज़ाद करवाया। उन्हें जेरूसलम
लौटने और टेम्पल को रीबिल्ड करने का आदेश दिया। ये दूसरा टेम्पल भी करीब 70 एडी में रोमन्स द्वारा तबाह कर दिया गया था। जूविश बिलीव के मुताबिक इसी जगह पर एक थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा, जिसके बाद कयामत और करीब आ जाएगी और धरती पर इंसानों का वक्त खत्म हो जाएगा। इसी कयामत को लाने के लिए कुछ फार राइट ग्रुप्स जल्द से जल्द इस टेम्पल को बिल्ड करना चाहते हैं और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो नेतन्याहू के सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं और रिसेंटली कई IDF सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पर इसी थर्ड टेम्पल के पैचेस देखे गए हैं। लेकिन थर्ड टेम्पल तब तक नहीं बन सकता जब तक यरूशलेम पर पूरी तरह इजराइल का कब्जा ना हो जाए, और ऐसा बाकी गल्फ कंट्रीज नहीं होने देंगी, क्योंकि ये जगह क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूइश तीनों फेथ्स के लिए सेंट्रल है। यही वजह है कि ईरान के अलावा उन्हें पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल चाहिए ताकि वो जब चाहें जो कर सके। अब ये तो नहीं कह सकते कि नेतन्याहू इस थर्ड टेम्पल के रेटोरिक में कितना विश्वास करते हैं, लेकिन वो वॉर के लिए सपोर्ट गैदर करने के लिए इस सेंटिमेंट्स का फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। तो अब हमें वॉर का क्लियर ऑब्जेक्टिव्स मालूम है। ईरान को इतना कमज़ोर कर देना कि वो कभी इजराइल के लिए ख़तरा ना बन पाए। अब इसमें चाहे जितने अमेरिकन या पॉसिबली नेटो मेंबर्स की जान जाए, अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे। मौजूदा हालात की बात करें तो जो ट्रंप कुछ महीनों पहले नेटो कंट्रीज को धमकी दे रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी डिफेंस फंडिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका तुम्हें रशिया के खिलाफ डिफेंड नहीं करेगा, वो आज नेटो से ही ईरान कॉन्फ्लिक्ट में मदद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो कोई सीज़फायर एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, चाहे ये जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की हो, लेकिन इसका अंत ईरान के हिसाब से होगा। अमेरिकन बेसिस पर मरे अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें बॉडी बैग्स में घर आ रही हैं और उनके पोल नंबर्स भी यही दिखाते हैं कि ये वॉर उनके मागा समर्थनों के बीच में भी अनपॉपुलर है। दुनिया भर में बढ़ते प्राइसेस और सप्लाईज की कमी के चलते अब अमेरिका बाकी देशों से कह रहा है कि वो रशिया से तेल और गैस खरीदे। ना सिर्फ ये अमेरिका की डेस्परेशन दिखाता है, बल्कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से फैल रहा अमेरिकन एम्पायर को भी ब्रिक बाय ब्रिक डिसमेंटल होते हुए देख रहे हैं। ग्राउंड पर चलें तो इजराइल के अलावा इस रीजन में उनके स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज माने जाने वाले सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान जैसे गल्फ स्टेट्स पर जब ईरान ने जवाबी हमले करने शुरू किए तो हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने उन्हें अबैंडन कर दिया था और अपनी पूरी ताकत इजराइल को बचाने में झोंक दी। इन देशों का अमेरिका के साथ एक पुराना करार है जिसमें वो लोग अमेरिका को दुनिया का ऑयल ट्रेड कंट्रोल करने देते हैं और डॉलर में तेल बेचकर डॉलर की इंपॉर्टेंस को बनाए रखते हैं। बदले में अमेरिका उन्हें आर्म सप्लाई करता है, साथ ही उनकी सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। इस अग्रीमेंट में उस वक्त क्रैक्स आ गए जब उन्होंने देखा कि इजराइल के सामने इन कंट्रीज की कोई औकात नहीं है और अमेरिका को उन्हें बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सही है कि ईरान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया और रिसेंटली भी जो 5 एयरक्राफ्ट्स मारे गए वो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन होटल्स पर भी हमला किया जहां अमेरिकन ऑफिसर्स छिपे हुए थे। क्लियरली इन देशों को ये बात पसंद नहीं आई। इसी का नतीजा है कि इन कंट्रीज से भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। सऊदी अरब के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल ने क्लियरली इसे नेतन्याहू की वॉर बताया है और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया हुए कहा कि उन्हें इस जंग में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। UAE बेस्ड बिजनेसमैन खलफ अल हब्तूर ने भी एक ऑप एड लिखकर इस हमले की निंदा की और ट्रंप से पूछा कि
किसने उन्हें ये अधिकार दिया कि वो बिना पूछे उनके रीजन को इस वॉर में घसीटने लगे। यूएई की सरकार अमेरिका के करीब है, इसलिए डायरेक्टली उन्हें कुछ नहीं कह सकती, इसलिए वो ऐसे बिजनेसमैन का सहारा ले रही है ताकि वो अपनी नाराजगी जाहिर ना कर सके। इसके साथ साथ रमदान के मौके पर इस तरह की जंग का आगाज करना भी लोगों को खल रहा है, और सरकारें चाहे कुछ भी कहती रहे लेकिन इस रीजन में रहने वाले लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब इजराइल की सुरक्षा के लिए यूएस ने अपने एक और एलाई साउथ कोरिया से भी अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स निकाल कर ईरान युद्ध के लिए मंगवा लिए, तो बाकी यूएस एलाइज भी नर्वस हो गए हैं। ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त यूएस के सारे रिसोर्सेज इस एक वॉर में ही खर्च हो रहे हैं और चाइना उनके इलाके में अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। किम जोंग उन तक भी आप लोगों के मीम्स पहुंच गए और उन्होंने भी अपने मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। जापान जैसा लॉन्ग टर्म एलाई भी आज नर्वस है, और यूक्रेन की तो आप पूछिए ही मत। अमेरिका और इजराइल के लिए एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो ये कैलकुलेट कर पाने में पूरी तरह चूक गए कि ईरान का रिस्पॉन्स किस स्केल तक जा सकता है। ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल है कि जो रूल्स अमेरिका और इजराइल के लिए है वही उन पर भी अप्लाई होने चाहिए। पहले उन्होंने सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर हमला किया था, इसके बाद यूएस ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स और बैंक्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, और अब ईरान भी बाकी गल्फ देशों में इसी तरह के टारगेट्स पर हमला कर रहा है। इसके साथ साथ अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो अमेरिका इस वक्त $1 बिलियन पर डे से भी ज़्यादा इस वॉर पर स्पेंड कर रहा है। जहां अमेरिका के ज़्यादातर वेपन्स और मिसाइल स्टॉक पाइल्स यूक्रेन वॉर और उसके बाद 12 डे वॉर में खर्च होने के कारण डिप्लीटेड है, वहीं ईरान के पास इस वक्त 3000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स एक साल में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका हर हाल में ईरान से इस वॉर में जीतना चाहता है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है ग्राउंड इन्वेजन। यूएस ने अपने 5000 मरीन्स को भी स्टैंड बाय पर रखते हुए ईरान के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन इस वॉर के खिलाफ जिस तरह से लोग अमेरिका में आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में ग्राउंड फोर्सेस से ईरान को अटैक करना एक पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है। अमेरिकन्स नहीं चाहते कि इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाए, और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अगर ट्रंप इस सब को इग्नोर करते हुए ग्राउंड इन्वेजन के प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ी कंस्पिरेसी थीरीज सच है। उन फाइल्स में जरूर कुछ ऐसा है जिससे ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वरना कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अपने होशो हवास में इस तरह की गलती नहीं करेगा। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफ रैम्प या पतली गली तलाश रही है ताकि वो इज्जत के साथ इस वॉर से एग्जिट ले पाए, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तब तक इस वॉर को ख़त्म करने के मूड में नहीं है जब तक उन्हें फ्यूचर गारंटीज नहीं मिल जाती कि दोबारा ये देश उन पर हमला नहीं करेंगे। जंग का रूल तो यही कहता है कि जो रूल्स डिक्टेट करता है वही आगे होता है। तो क्या ट्रंप हार मानेंगे? कमेंट्स में अपनी राय बताइए।